आज हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के मशहूर उपन्यास द ब्रदर्स कारामाज़ोव के एक बहुत ही कह सकते हैं तनावपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। बुक 8 जिसका नाम है मिथ्या। हाँ, मिथ्या यानी दिमित्री कारामाज़ोव। ये उसके जुनून, उसके नैतिक पतन और आज़ादी और प्यार की उसकी एक बेताब खोज की कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास इस हिस्से के विश्लेषण से जुड़े कुछ नोट्स हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि मिथ्या के मन में जो ये पूरा भंवर चल रहा है ना, हाँ, उसे समझें। आखिर वो इतना बेचैन क्यों है, क्या चाहता है वो, और दोस्तोयेव्स्की हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं एक ऐसे इंसान के जरिए जो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं इस किरदार की इस उधेड़-बुन को समझना। कहानी की शुरुआत में ही मिथ्या वो बुरी तरह से 3000 रूबल के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, वो 3000 रुपए। उसे लगता है कि ये पैसे उसे अपनी पूर्व मंगेतर कतरीना इवानोवना को देने हैं ताकि वो खुद को पाक साफ महसूस कर सके, शायद ग्रुशेंका के साथ भाग जाने से पहले। और इसके लिए वो गिड़गिड़ाता है, चालाकी दिखाता है, यहाँ तक कि खुद को जलील भी करता है। मतलब उसकी मानसिक हालत वो बिगड़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये 3000 रूबल सिर्फ पैसे नहीं है। अच्छा। विश्लेषण भी यही कहता है। ये एक तरह से प्रतीक बन जाते हैं कर्ज का, प्यार का, अपराध बोध का और हाँ, आजादी का भी। ओह। पैसों के लिए मिथ्या की ये दो भागदौड़ है, ये असल में उसके अंदर की जो उथल-पुथल है, जो नैतिक हताशा है, उसको दर्शाती है। मतलब ये पैसे एक तरह से उसकी आत्मा का बोझ बन गए हैं जिससे वो उतारना चाहता है। हाँ बिल्कुल, वो साफ होना चाहता है, लेकिन इसी कोशिश में वो और ज्यादा उलझता जाता है। समझ रही हूँ। लेकिन ये पैसों की तंगी ही उसकी अकेली मुसीबत नहीं है ना? एक और चीज है जो उसे अंदर से खाए जा रही है। हाँ, वो है भयानक जलन और शक, गहरा शक। किसके लिए? उसे पक्का यकीन हो गया है कि ग्रुशेंका, जिसे वो पांडवों की तरह प्यार करता है, वो उसके पिता फ्योदर पाव्लोविच के पास चली गई है। उफ, वो ही पिता जिससे वो पहले ही इतनी नफरत करता है और जिसे धमका भी चुका है। एग्जैक्टली। और ये शक उसे जैसे पागल कर देता है। वो ग्रुशेंका की जासूसी करता है, उससे जुड़े हर इंसान से भिड़ जाता है। बाप रे। उसके अंदर प्यार, डर, असुरक्षा और नफरत का एक बहुत ही हिंसक मिश्रण उबल रहा है। ये तो जुनून की पराकाष्ठा है। क्या यहाँ तर्क के लिए कोई जगह ही नहीं बचती? बहुत कम। ये जुनून बनाम विवेक का एक सटीक उदाहरण है, जैसा विश्लेषण में भी पॉइंट आउट किया गया है। अच्छा। मिथ्या की जो भावनात्मक उथल-पुथल है, वो उसे तर्कसंगत रूप से सोचने लायक नहीं छोड़ती। दोस्तोयेव्स्की यही दिखा रहे हैं कि कैसे प्यार और जलन जैसी तीव्र भावनाएं एक इंसान को पूरी तरह भस्म कर सकती हैं और उसे नैतिक रूप से अंधा बना सकती हैं। हाँ बिल्कुल। इच्छाएं और हताशा ये उसे सही गलत का फर्क नहीं करने देती। और फिर कहानी उस भयानक मोड़ पर पहुंचती है। मिथ्या जबरदस्ती अपने पिता की संपत्ति में घुस जाता है। बाद में पता चलता है कि पिता पर हमला हुआ है और वो मृत पाए जाते हैं। हाँ, हालांकि हत्या का सीन कभी दिखाया नहीं जाता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। लेकिन मिथ्या को खून से लथपथ भागते हुए देखा जाता है और उसकी अजीब हरकतें, खासकर वो भागना और फिर अचानक बहुत सारा पैसा खर्च करना। हाँ, वो पैसा जो उसके पास अचानक आ गया। बिल्कुल। ये सब उसे मुख्य संदिग्ध बना देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ, और यही दोस्तोयेव्स्की की खूबी दिखती है। उन्होंने मिथ्या को एक बहुत ही जटिल चरित्र के रूप में पेश किया है। कैसे? देखिए, वो बेहद भावुक है, उसमें ढेरों कमियां हैं, वो बिना सोचे समझे काम करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें एक ज़मीर है। अच्छा, मतलब वो बुरा होते हुए भी एकदम बुरा नहीं है। हाँ, उसमें एक नैतिक संघर्ष चलता रहता है। वो अच्छा बनना चाहता है, पर वो खुद को तबाह करने वाले चक्रों में फंसा हुआ है। और अपराध बोध। हाँ, अपराध बोध। हत्या से पहले ही मिथ्या न सिर्फ अपनी पिछली गलतियों के लिए, बल्कि अपने पिता के लिए, अपनी नफरत के लिए भी अपराध बोध से भरा हुआ है। तो अगर हम बुक 8 को समेटें तो ये मिथ्या का एक बहुत ही ज्वलंत चित्रण है। एक ऐसा व्यक्ति जो जुनून, अपराध बोध और हताशा में पूरी तरह डूबा हुआ है। एकदम। जैसा कि विश्लेषण में कहा गया है, वो न तो मासूम है, न ही शैतान, बल्कि दुखद रूप से मानवीय है। ऐसी भावनाओं में फंसा हुआ जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। बिल्कुल। और यहाँ दोस्तोयेव्स्की की तकनीक पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे वो पाठक को सीधे मिथ्या के भावनात्मक नजरिए में डुबो देते हैं। हमें उसकी उलझन, उसकी घबराहट महसूस होती है। हाँ, ये तो है। और जैसा मैंने पहले कहा, हत्या का दृश्य न दिखाकर वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि न्याय अक्सर धारणाओं पर आधारित होता है, सबूतों की निश्चितता पर नहीं।
वाह, ये गहरा अवलोकन है। तो मित्या की कहानी एक ऐसे इंसान की त्रासदी है जो अपनी ही अनियंत्रित भावनाओं का शिकार हो जाता है। हाँ, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या? क्या कोई व्यक्ति नैतिक रूप से दोषी हो सकता है, भले ही उसने असल में वो अपराध ना किया हो, सिर्फ इसलिए कि उसने मन में वो चाहा या उस हद तक पहुंच गया? ये एक ऐसा विचार है जो वाकई इस पूरी चर्चा के बाद भी सोचने पर